कहानी का आगाज एक खौफनाक दरिया के किनारे आबाद एक दूर अफ्तादा गांव से किया जाता है, जहां बरसों से एक औलनाक अफवाह गर्दिश कर रही होती है। गांव वाले कहते हैं कि इस दरिया में एक सरकटा शैतान रहता है। जो भी गलती से दरिया के करीब जाता है वो उसे मार कर उसका सर जिस्म से अलग कर देता है। सबसे खौफनाक बात यह होती है कि आज तक इस दरिया से किसी भी मकतूल की लाश सर के साथ नहीं मिली होती। हर लाश बगैर सर के पानी में बहती हुई मिलती है। शुरू में लोग इसे सिर्फ एक कहानी या देवमालाई किस्सा समझते थे, मगर वक्त के साथ साथ वाकई लोग गायब होने लगते हैं। गांव के अंदर खौफ इस कदर बढ़ जाता है कि शाम ढलते ही हर शख्स अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है और कोई भी दरिया के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी शख्स रास्ता भटक कर या लापरवाही में दरिया के करीब चला जाता, अगले दिन उसकी सर कटी लाश मिलती और नई मौत के बाद पूरा गांव यही यकीन कर लेता कि ये सब उस सरकटे शैतान का काम है। फिर एक दिन यही दहशत एक नौजवान लड़की निगाह पर टूट पड़ती है, जिसे सब नागा के नाम से जानते होते हैं। नागा अचानक गायब हो जाती है। दरिया के किनारे सिर्फ उसकी चप्पलें मिलती है, मगर उसकी लाश कहीं नहीं मिलती। पूरा गांव फौरन ये मान लेता है कि नागा को भी दरिया वाले शैतान ने उठा लिया है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसे तलाश करे। यहाँ तक कि गांव का सरदार लियम भी इस मामले को नज़रअंदाज करता दिखाई देता है। लेकिन एक औरत ऐसी होती है जो इस बात पर यकीन नहीं करती। ये औरत मून होती है, जो नागा की खाला होती है। मून को पूरा यकीन होता है कि उसकी बांजी अभी जिंदा है, या कम से कम इन वाकयात के पीछे कोई मंतकी हकीकत छुपी हुई है। जब गांव का कोई शख्स उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता तो वो शहर से एक प्राइवेट जासूस को बुला लेती है, जिसका नाम डिटेक्टिव कैन होता है। और फिर कैन गांव पहुंच जाता है। वो पहले ही मुश्किल केसेस हल करने के लिए मशहूर होता है, मगर जैसे ही वो गांव में कदम रखता है फौरन महसूस कर लेता है कि पूरा गांव खौफ की लपेट में है। हर शख्स के चेहरे पर दहशत साफ दिखाई देती है। कैन सबसे पहले मून के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि वो गांव के सरदार लियम के घर गई हुई है। जब कैन वहां पहुंचता है तो वो एक अजीब मंजर देखता है। लियम मून से मिलने से इनकार कर रहा होता है। कैन फौरन मुदाखलत करता है, मुआवजों को रोकता है और मून को वहां से ले जाता है। उसी लम्हे कैन को अंदाजा हो जाता है कि गांव की क़यादत कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है। मून कैन को देखकर बहुत मुतमईन होती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि शायद नागा को ढूंढने की कोई उम्मीद बाकी है। तहकीकात का आगाज नागा के घर से किया जाता है। वहां कैन की मुलाकात नागा के वालिद पिया से होती है। जब कैन उससे पूछता है कि उसने अपनी बेटी को आखिरी बार कब देखा था, तो उसका जवाब हैरानकुन होता है। वो परेशान होने की बजाय तंजिया अंदाज में कहता है कि शायद नागा किसी मर्द के साथ भाग गई है, क्योंकि उसकी लाश तो मिली नहीं। ये सुनकर मून को शदीद गुस्सा आता है, मगर वो खुद को काबू में रखती है। इसके बाद मून कैन को नागा का कमरा दिखाती है। पहली नज़र में कमरा बिल्कुल साफ सुथरा लगता है, मगर कैन की तेज नज़र फर्श पर पड़े एक फूलदान के टुकड़ों पर जाकर रुक जाती है। मून बताती है कि नागा को फूलदान जमा करने का कोई शौक नहीं था, इसलिए ये टुकड़े यहाँ होना अजीब बात है। फिर कैन पूछता है कि क्या हाल ही में कोई अजीब वाकया पेश आया था। मून को याद आता है कि चंद दिन पहले एक चोर घर में घुस आया था। नागा ने उसका मुकाबला किया और उसके हाथ पर जख्म लगा दिया, मगर चूंकि कुछ चोरी नहीं हुआ था इसलिए मामला ख़त्म कर दिया गया। कैन फौरन समझ जाता है कि ये कोई आम गुमशदगी का केस नहीं। एक नाकाम चोर, पुरस्कार फूलदान के टुकड़े और एक बेहिस बाप, सब कुछ मशकूक लग रहा होता है। जब घर में कोई खास सुराग नहीं मिलता तो कैन दरिया के किनारे उस जंगल में चला जाता है जहां नागा गायब हुई थी, उसी मकाम पर जहां उसकी चप्पलें मिली थी। कैन को एक अजीब पौधे के बीज मिलते हैं। वो ये बीज गांव के आमिल के पास ले जाता है ताकि उनकी पहचान की जा सके। आमिल बताता है कि ये ऐसे पौधे के बीज है जिनमें नशावर या बेहोश करने वाली खुसूसियात होती है, मगर साथ ही वो कैन को खबरदार भी कहता है कि अगर वो समझता है कि नागा को किसी इंसान ने उठाया है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसके मुताबिक ये सब सरकटे शैतान का काम है और जल्द नागा की लाश भी सामने आ जाएगी। कैन को लगने लगता है कि गांव वाले जानबूझकर किसी हकीकत को छुपा रहे हैं। जब वो आमिल के घर से निकलता है तो उसे पता चलता है कि मून खामोशी से उसका पीछा कर रही थी।
मून उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती है। वो उसे बताती है कि नागा की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर भाग गई थी, जबकि उसका बाप पिया कभी उसे अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं हुआ। सिर्फ मून ही थी जिसने नागा को मोहब्बत से पाला था। मगर मून के शौहर को यह सब पसंद नहीं था। उसने धमकी दी थी कि अगर मून नागा की परवरिश करती रही तो वो उसे तलाक दे देगा। इसी वजह से मून को नागा को छोड़ना पड़ा। कई साल बाद मून अपने शौहर से अलग होकर वापस गांव आती है ताकि नागा से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सके। मगर किस्मत ऐसी होती है कि इनके दोबारा मिलने के चंद दिन बाद ही नागा गायब हो जाती है। मून खुद को सबके जिम्मेदार समझती है। कैन मून की सच्चाई और दर्द को महसूस करता है, इसलिए वो उसे अपनी तहकीकात में शामिल कर लेता है। रात होते ही पूरा गांव दहशत में डूब जाता है। हर घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो लोग बाबा के दिए हुए तावीज़ अपने घरों के बाहर लटका देते हैं। कोई भी शख्स बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। कैन भी इस खौफनाक माहौल को महसूस करता है। आखिरकार जब वो सोता है तो उसे एक डरावना ख्वाब आता है। वो ख्वाब में दरिया के किनारे खड़ा होता है जहाँ नागा का कटा हुआ सर पानी में तैर रहा होता है। सबसे खौफनाक बात यह होती है कि नागा की आंखें खुली होती है और वो कैन से मदद मांग रही होती है। कैन चीख मारकर जाग जाता है। उसका पूरा जिस्म पसीने में भीगा होता है। वो समझ नहीं पाता कि यह सिर्फ ख्वाब था या फिर वाकई कोई इशारा। अगली सुबह कैन और मून दोबारा तहकीकात शुरू करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि नागा के गायब होने वाले दिन उसका गांव के सरदार की बेटी ट्वीट के साथ शदीद झगड़ा हुआ था। दोनों फौरन लियम के घर जाते हैं। ट्वीट बताती है कि झगड़ा सिर्फ कपड़े के रंग पर हुआ था क्योंकि नागा ने गलत रंग का कपड़ा तैयार किया था। ट्वीट ने पैसे देने से इनकार कर दिया था, जिस पर नागा ने धमकी दी थी कि वो रकम ट्वीट के मंगीतर ताक से वसूल करेगी। ये सुनकर कैन फौरन ताक के बारे में मालूमात निकालता है और पता चलता है कि वो मिट्टी के बर्तन और फूलदान बनाने का काम करता है। ये सुनकर कैन को फौरन नागा के कमरे में मिलने वाले फूलदान के टुकड़े याद आ जाते हैं। कैन और मून ताक के घर पहुंच जाते हैं मगर वो खाली होता है। अंदर जाते हुए कैन को अचानक सरकटे शैतान का साया दिखाई देता है जो नागा को मार रहा होता है, मगर अगले ही लम्हे वो मंजर गायब हो जाता है। फिर कैन ताक को पकड़ लेता है और उस पर नागा के गायब होने का इल्ज़ाम लगाता है। आखिरकार ताक एतराफ़ करता है कि वो वाकई नागा से मोहब्बत करता था और ट्वीट से मंगनी तोड़कर नागा से शादी करना चाहता था, मगर गांव के सरदार के खानदान ने उसे धमकियां दी थी। कैन और मून समझ जाते हैं कि शायद गांव के सरदार के खानदान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए नागा को रास्ते से हटा दिया। जब मजीद तहकीकात होती है तो एक और चौंका देने वाली हकीकत सामने आती है। ट्वीट बताती है कि नागा ताक के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब हर शख्स के पास कत्ल का मजबूत मकसद मौजूद होता है। कैन को फिर उस चोर का ख्याल आता है जिसके हाथ पर जख्म लगा था। वो और मून पूरे गांव में ऐसे शख्स को तलाश करते हैं। आखिरकार उन्हें टॉम नामी एक शख्स मिल जाता है जो पहले भी चोरियां कर चुका होता है। उसके हाथ पर ताज़ा जख्म मौजूद होता है। पूछगछ में वो मान लेता है कि वही नागा के घर घुसा था। पुलिस को उसकी चौकड़ी से नागा के कंगन भी मिल जाते हैं, मगर टॉम कहता है कि उसे किसी ने कत्ल के लिए नहीं भेजा था, वो सिर्फ गुर्बत की वजह से चोरी करने आया था। फिर वो एक और खौफनाक राज बताता है। उस रात उसने नागा के वालिद पिया को गांव के सरदार की बीवी व्योंग के साथ खुफिया ताल्लुकात में देखा था। अब शक व्योंग पर चला जाता है। जब उससे पूछा जाता है तो वो एतराफ़ करती है कि उसने नागा को धमकी दी थी कि अगर वो ताक से दूर ना हुई तो उसे मार दिया जाएगा। फिर एक ऐनी शायद बताता है कि उसने नागा और ट्वीट को जंगल में देखा था। दबाव पड़ने पर ट्वीट सच बोल देती है। वो बताती है कि जेलिसी में उसका और नागा का झगड़ा हुआ था। धक्का मुक्की के दौरान नागा एक पत्थर से टकरा कर बेहोश हो गई थी। ट्वीट ने समझा कि वो मर चुकी है, इसलिए वो खौफजदा होकर वहां से भाग गई। पुलिस आती है और ट्वीट को गिरफ्तार कर लेती है, मगर कैन के जहन में एक सवाल बाकी रह जाता है। अगर नागा वहीं पड़ी थी तो उसकी लाश कहाँ गई? उसी रात कैन को फिर से सरकटा शैतान दिखाई देता है। इस बार वो नागा का सर खा रहा होता है। कैन चीखता है, मगर जब दूसरे लोग कमरे में दाखिल होते हैं तो शैतान गायब हो जाता है। अब कैन को यकीन होने लगता है कि शायद वाकई कोई माफूकुल फितरत ताकत मौजूद है।
और यहाँ पुराने रिकॉर्ड्स खोले जाते हैं तो मालूम होता है कि 30 साल पहले गांव वालों ने खानदान के 14 अफराद पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर सबके सर कलम कर दिए थे। लोगों का मानना होता है कि उन्हीं की रूहें मिलकर सरकटा शैतान बन गई है, लेकिन फिर असल हकीकत सामने आती है। वेओंग का नौकर एतराफ़ करता है कि वेओंग ने ही नागा को कत्ल करवाने के लिए टोंग को पैसे दिए थे, मगर टोंग ने नागा को मारने की बजाय जिंदा कैद कर लिया ताकि वो वेओंग को ब्लैकमेल कर सके। आखिरकार कैन और मोन टोंग का पीछा करते हुए उस खुफिया जगह तक पहुंच जाते हैं जहां नागा कैद होती है। वहां एक जबरदस्त लड़ाई होती है। कैन टोंग से लड़ता है जबकि मोन नागा को बचा लेती है। अगले दिन वेओंग गिरफ्तार हो जाती है और थाक नागा के साथ दोबारा मिल जाता है, मगर कैन के जहन में अभी भी एक सवाल बाकी होता है, वो शैतान आखिर था कौन। तब मून एक चौंका देने वाली बात बताती है। वो कहती है कि आमिल की दी हुई हिफाजती दवा वो हर रात चुपके से कैन के खाने में मिला देती थी, मगर उसने खुद कभी वो दवा नहीं पी थी। कैन फौरन इस दवा का मुआयना करता है और हकीकत जानकर हिल जाता है। वो कोई हिफाजती दवा नहीं बल्कि एक ताकतवर नशावर महलूल होता है जो उन्हीं पौधों के बीजों से बनाया गया था जो कैन को जंगल में मिले थे। असल में पूरा गांव इज्तिमाई तौर पर जहर खुरानी का शिकार था। सरकटा शैतान हकीकत में मौजूद ही नहीं था। सब कुछ लोगों के ज़हनों में पैदा किया गया खौफ था। फिर एक आखिरी राज खुलता है। 30 साल पहले जिस खानदान के 14 अफराद के सर कलम किए गए थे, दरअसल इस खानदान का एक 15वां बच्चा जिंदा बच गया था। उस बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे खानदान को मरते देखा था और उसी दिन उसने बदला लेने की कसम खाई थी। वो बड़ा होकर जहरों और जड़ी बूटियों का माहिर बना और फिर हामिल बनकर गांव वापस आ गया। उसने नशावर दवाओं के जरिए पूरे गांव को पागल कर दिया ताकि लोग सरकटे शैतान को देखने लगे। फिर वो खुद अपने दुश्मनों के सर कलम करता और सब लोग समझते कि ये किसी शैतान का काम है। कैन और पुलिस फौरन हामिल के घर छापा मारते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हामिल वहां से फरार हो चुका होता है और मूवी के आखिरी मंजर में कैन खामोश खड़ा ये सोच रहा होता है कि इस गांव को तबाह करने वाला कोई शैतान नहीं बल्कि एक इंसान था। ऐसा इंसान जो 30 साल से अपने दिल में इंतकाम की आग लिए बैठा था।